नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्रिकेट के साथ फुटबॉल और एशियाई खेलों की भी खबर है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला वनडे मैच कल। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय फुटबॉल महासंघ पर फीफा की ओर से लगाए गए निलंबन को हटवाने के निर्देश दिए। ड्यूरेंट कप फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और ओडिशा एफसी के बीच मुकाबला जारी और पैरा एशियाई खेलों के लिए नए तारीखों की हुई घोषणा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के दौरे पर है। यहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेली जानी है। श्रृंखला का पहला मैच कल खेला जाएगा। बाकी दोनों मैच 20 और 22 अगस्त को होंगे। सभी मैच राजधानी हरारे में खेले जाएंगे। दोनों टीमें 6 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 22 जून 2016 को खेला गया था। तब हरारे 2020 मैच में भारत ने 3 रन से जीत दर्ज की थी। इस सीरीज में भारतीय कप्तान लोकेश राहुल के फॉर्म और फिटनेस पर सभी की नजरें होंगी। भारत के पास मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, दीपक चाहर और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज हैं, जबकि शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल जैसे हरफनमौला खिलाड़ी भी हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश को हराने के बाद जिम्बाब्वे की कोशिश भारत जैसी मजबूत टीम को कड़ी चुनौती देने की होगी। मेजबान टीम को सिकंदर रजा, जेसिस चाकाबावा और इनोसेंट केइया से बल्लेबाजी में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। मनोज, एक तरफ देखें तो बहुत मुश्किल टीम इंडिया को नहीं आने वाली है। T20 विश्व कप को ध्यान में रखकर क्या कुछ यहां एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, यहां कुल मिलाकर नजरें जो हैं वो केएल राहुल और दीपक चाहर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों लंबे समय के बाद इंजरी से लौटे हैं और अभी इनका पूरी तरह से जो है ना खत्म नहीं हुआ है T20 वर्ल्ड कप में भाग लेना, क्योंकि भाग लेने की संभावना, क्योंकि इनसे अभी भी उम्मीदें बाकी हैं। और केएल राहुल जो हैं अब एक नए रोल में अगर उनको चौथे नंबर पर बल्लेबाजी दी जाती है तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट, ये तो वनडे के 3 मैच होने हैं, लेकिन इसके बाद अगर इनको T20 क्रिकेट में आजमाया जाता है तो ओपनिंग में उनकी कोई जगह बनती नहीं है। तो जो कुछ है उन्हें बेहतर यही होगा कि अपनी फिटनेस को प्रूव करें। और साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो है दीपक चाहर। और दीपक चाहर क्या पूरे 10 ओवर गेंदबाजी कर पाएंगे, क्योंकि उनको एशिया कप की टीम में नहीं रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि दीपक चाहर अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, बहुत लिटिल चांस हैं उनके, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो 10 ओवर पूरे करें और उनको फिर आखिरी क्षणों में ही सही एशिया कप की टीम में भी उनको जगह मिले, क्योंकि ये खिलाड़ी एक ऐसा है जो लोअर ऑर्डर में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है और एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। बात करें अगर शहबाज अहमद की पहली बार टीम में शामिल किया गया है, क्या आपको लगता है प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है? मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं जब से क्रिकेट देखना शुरू किया है पहला ऐसा मौका है जब तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर भारत के गए हैं, और उसमें कुलदीप यादव को अगर यहां नहीं खिलाओगे तो भैया कहां खिलाओगे? उनकी कोई जगह, उनको जब भी टीम में रखा जाता है, जब उन पर भरोसा किया गया है तो वो खरे उतरे हैं। उन पर ऋषभ पंत ने भरोसा किया दिल्ली कैपिटल्स की ओर से, पहले 4 मैच जिताने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, मैन ऑफ द मैच 4 मैचों में वो बने। तो मैं तो कहूंगा कि उन पर भरोसा कीजिए। साउथ अफ्रीका दौरे पर एक बार उन पर 2017 की सीरीज में जो भरोसा किया गया था, उसमें एक कुलचा जोड़ी के तौर पर वो उभर कर सामने आए। चहल के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। तो मैं कहूंगा कि उनको भरोसा दीजिए, उनको जरूर खिलाइए। और दूसरे अक्षर पटेल, अगर शार्दुल को खिलाना है तो फिर आप दूसरे स्पिनर के तौर पर शहबाज को खिला सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी इनकी बहुत शानदार है। हमने इनको मध्य प्रदेश के खिलाफ सेंचुरी लगाते हुए देखा पिछले दिनों रणजी ट्रॉफी में, और उपयोगी यूटिलिटी प्लेयर हैं। स्पिन बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। अगर दूसरी तरफ मेजबान जिम्बाब्वे की बात करें, बांग्लादेश को उन्होंने चौंकाया। सिकंदर रजा की अगर आप रैंकिंग देखें तो उन्होंने रैंकिंग में भी बहुत अच्छी अपनी पोजीशन होल्ड की है। क्या वहां चुनौती मिल सकती है? चुनौती तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जिम्बाब्वे को भी अगर हम चुनौती मानने लग जाएंगे T20 वर्ल्ड कप से पहले तो फिर तो बड़ा भगवानी मालिक होगा हमारा। लेकिन हाँ, ये है कि जिम्बाब्वे को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी टीम को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बांग्लादेश को हराया है 2 फॉर्मेट में, और सिकंदर रजा का आपने जिक्र किया, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 शानदार सेंचुरी बनाई है। ऑफ स्पिन ऑप्शन उनका एक विकल्प रहता है उनका। और इसके अलावा रोगिस चकाबा जो टीम के कप्तान हैं,
वो बेहतरीन प्लेयर हैं और माग्वेरे हैं जो कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और उसके अलावा 4 उनके पास जो है राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि टीम ठीक ठाक टीम है और भारतीय क्योंकि कई खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं भारतीय टीम में, तो यहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास उन्हें कराना होगा, वही उनके लिए हितकर भी है आगे की सीरीज को ध्यान में रखते हुए। मनोज जी, अगर दोनों टीमों के इतिहास को देखें तो जिम्बाब्वे में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने भारत को परेशान किया और भारत उनकी पसंदीदा टीम रही है। चाहे हेनरी ओलंगा की बात करें, वो विश्व कप का मुकाबला कौन भूल सकता है, 1999 में भारत को हराया था उन्होंने। उसके बाद एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर की जोड़ी हीथ स्ट्रीक रहे और अब पिछले कुछ साल पहले डगलस मरिलियर भी थे जिन्होंने जहीर खान को बुरी तरह परेशान किया था विकेट के पीछे शॉट लगाकर और वो मैच जितवाया था। यहां पर भी कोई एक सितारा जिम्बाब्वे को मिल सकता है। आपने मरिलियर का याद ताजा कराई। वो नाहर सिंह स्टेडियम था फरीदाबाद का, जहां उन्होंने विकेट के ऊपर वो जो शॉट जिसे हम दिल स्कूप कहते हैं, वो सबसे पहले वो उसका नाम ही मरिलियर शॉट पड़ गया था उनको। बाद में उसको दिल स्कूप के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि तिलक रत्ने दिलशान भी वैसे ही शॉट लगाने में महारत हासिल करते थे और उन्होंने वो हारा हुआ मैच जितवाया था नाहर सिंह स्टेडियम में, मुझे याद है। और इसमें जहां तक इस टीम की बात है तो इसमें टोनी मुनयोंगा हो चाहे ल्यूक जोंगवे हो, 2-3 अच्छे फास्ट बॉलर हैं। हालांकि स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, सीम मूवमेंट बहुत अच्छा, सीम का अच्छा इस्तेमाल करते हैं मोहम्मद शमी वाले स्टाइल में। तो मुझे लगता है ये 2 प्लेयर पर मेरी नजर जरूर रहेगी, मुनयोंगा पर और जोंगवे पर। चलिए उम्मीद करते हैं कि कल जो मैच होने वाला है उसमें लोकेश राहुल अपनी फिटनेस और फॉर्म दोनों साबित करें और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं। न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। शिमरन हेटमायर, कीमो पॉल और गुडाकेश मोती श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। हेटमायर व्यक्तिगत कारणों से अनुपलब्ध रहेंगे, वहीं हरफनमौला पॉल चोट के कारण सीरीज से बाहर हुए हैं, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर मोती को लगी चोट अभी ठीक नहीं हो पाई है। इनकी जगह मध्यक्रम के बल्लेबाज जर्मेन ब्लैकवुड और लेग स्पिनर यानी कारिया को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच किंगस्टन ओवल में आज देर रात खेला जाना है और दूसरी तरफ बात करें तो ये जो मुकाबले होने हैं वो आईसीसी सुपर लीग में वेस्टइंडीज के आखिरी 3 मैच हैं। दुनिया भर में T20 लीग के बढ़ते दबदबे के बावजूद इंटरनेशनल मैचों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है। आईसीसी ने साल 2023 से 27 तक के लिए फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम जारी कर दिया है। इन 5 सालों में आईसीसी के 12 फुल मेंबर्स कुल मिलाकर 777 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे। इनमें 173 टेस्ट, 281 वनडे और 323 T20 इंटरनेशनल मैच शामिल हैं। 2019 से 2023 के पिछले एफटीपी में कुल मिलाकर 694 मैच शामिल थे। इस बार 81 मैच ज्यादा होंगे। हर साल अप्रैल और मई में बीसीसीआई को आईपीएल का विंडो मिला है। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मैच न के बराबर होंगे। टीम इंडिया इस बीच 141 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। इसमें 42 वनडे, 38 टेस्ट और 61 T20 मुकाबले शामिल होंगे। ये तो था फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम का लेखा जोखा, लेकिन इसमें एक और अहम बात है मनोज कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी उसमें भी 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ये अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम की मुझे लगी है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनको ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस इनको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि बेशक आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत ज्यादातर सीरीज होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम 5 मैचों की सीरीज खेलते हैं। एशेज सीरीज जो होती है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में वो भी 5 मैचों की होती है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, ये 2 मैचों की सीरीज ही खेलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत। तो मुझे एक अच्छा ये भी लगा कि आप वनडे को बहाल रख रहे हैं जहां उसका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। 3 मैचों की वनडे सीरीज जो है अधिकतम है इन 5 सालों में। अगर आप देखेंगे तो हर फॉर्मेट को ध्यान में रखा गया है और कोई बर्डन किसी के ऊपर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक साल में आपको 6 से 7 टेस्ट मैच ही खेलने को मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस देखेंगे, ये शायद आईसीसी इस बात को समझ भी गया है कि तमाम दुनिया भर में लीग हो रही हैं और उन लीग की वजह से किसी भी टीम पर कोई अतिरिक्त बर्डन ना पड़े। जी हां, उम्मीद करते हैं कि ये जो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम जारी किया गया है उसमें टीम इंडिया सहित कई देश बढ़िया प्रदर्शन करेंगे।
इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इस समय इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में हो रहा है। खेल इस समय बारिश के कारण रुका हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और ताजा हाल यह है कि इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। इस समय स्टुअर्ट ब्रॉड बिना किसी रन बनाए क्रीज पर हैं और उनका साथ दे रहे हैं 61 रन बनाकर मध्यक्रम के बल्लेबाज ओली पोप। अब तक कगिसो रबाडा ने 2 विकेट लिए हैं। एंड्रिक नॉर्किया को 3 सफलता मिली है, जबकि मार्को एंसन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। पहले दिन फ्रंट फुट पर दक्षिण अफ्रीका। जी हां, बिल्कुल, और इसके लिए नॉर्किया और रबाडा की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम, क्योंकि शुरुआती ओवरों में जो सफलताएं दिलाई हैं रबाडा ने, खासकर एलेक्स लीज और जैक क्राले का विकेट चटकाकर, वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। और उसका एक तरह से रिले रेस की तरह नॉर्किया ने उनका साथ निभाया बहुत ही अच्छे तरीके से। मिडिल ओवर्स में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की। उनकी कुछ गेंदें नीची रहीं, स्विंग से ज्यादा मदद नहीं थी, लेकिन सीम मूवमेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया रबाडा ने, और उसी का पारितोषिक मिला उन्हें एलेक्स रीस और जैक क्राले के विकेट के तौर पर। और जो बाएं हाथ के जेंसन को जो टीम में शामिल किया गया, उन्होंने सबसे बहुमूल्य विकेट टीम का चटकाया, जो रूट का, और ऑफ से अंदर आई थी गेंद, जिस पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। और फिर बाद का काम जो है नॉर्किया ने कर दिया। बेन स्टोक, बेन फोक्स को आउट करके, ये वही बेस्टो हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ पिछले मैच में, आपको याद होगा, दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई थी। पर मनोज, एक बड़ा सवाल कि इंग्लैंड की जो टीम है वो टेस्ट मैचों में बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद रूट को हटाया गया, बेन स्टोक्स को लाया गया, ब्रेंडन मैकलम को लाया गया। ये जो नई नवेली जोड़ी थी, इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ तहलका मचा दिया, 3-0 से जीत दर्ज की, भारत को भी हराया 5वें टेस्ट मैच में। उसके बाद यहां फिर क्या हो गया? फिर पुरानी कहानी एक नए कलेवर में आज लॉर्ड्स पर दिख रही है। बेशक आपको पुरानी कहानी नए कलेवर में दिख रही हो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि पिछले दिनों लॉर्ड्स के मैदान पर यही टीम इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ 144 रन पर इनका पुलिंदा बंद गया था। उसके बावजूद इन्होंने मैच जीता था। तो इसलिए इंग्लैंड को कभी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते अपनी जमीन पर, क्योंकि उसको, उसके गेंदबाजों को खासकर अपनी कंडीशंस में गेंदबाजी बखूबी करनी आती है। अब तो खैर चेस के वो मास्टर बन गए हैं। जेम्स एंडरसन ने एक बात कही है आज कि 40 साल के बाद टेस्ट मैच खेलना शायद ही कोई पसंद करेगा। तो क्या अब वो संन्यास की तरफ संकेत कर रहे हैं? देखिए जी, इस बात से तो ऐसा लगता है, लेकिन जिस तरह का हुनर उनका दिखाई देता है मैदान पर, और बीच में तो ऐसा लग रहा था कि जब वो होते थे तो उनके साथी जो है ब्रॉड, वो नहीं होते थे, किसी इनको वाइस वर्सा रोटेशन में खिलाया जाता था, लेकिन अब दोनों को खिलाया जा रहा है। और शायद ये इसी बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं एंडरसन लगातार कंसिस्टेंटली इतनी ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको ब्रॉड की भी जरूरत पड़ती है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि इंग्लैंड की टीम बढ़िया प्रदर्शन करे और इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय फुटबॉल महासंघ पर फीफा की ओर से लगाए गए निलंबन को हटवाने के केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। आज हुई सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार को निलंबन हटाने के लिए इस पर काम करना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। उच्चतम न्यायालय सोमवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। फीफा ने कल भारतीय फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया था। इस वजह से भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भी टल गया है। पहली बार फीफा की ओर से निलंबन किया गया है और उसके बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कितने आसार दिखते हैं कि सुलह सफाई के बाद निलंबन की वापसी हो जाएगी? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर भी बैन लगा था, इसके अलावा इराक पर भी बैन लगा, और तमाम मुल्कों पर बैन लगे जो बहुत जल्दी हटा लिए गए, 1 साल के अंदर ही हटा लिए गए। लेकिन यहां मुझे लगता है फीफा की जल्दबाजी सामने आई है, क्योंकि एक तरफ तो वो AIFF जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसको ढिलाई बिल्कुल पसंद नहीं कि वो समय पर चुनाव नहीं करा पाती, और 2016 में प्रफुल्ल पटेल चुने जाते हैं तो भी चुनाव मानकों पर खरे नहीं उतरते। उसके बावजूद जो अगर आपकी उस ढिलाई को दूर करने के लिए कोई संस्था, सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और अपनी प्रशासकों की समिति नियुक्त करता है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर वो खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों को वोटिंग राइट्स की बात करता है, उसका भी फीफा समर्थन करता है, तो यहां भी बड़ा एक विरोधाभास सामने आता है। किसी को तो आगे आना होगा। अगर फीफा ने ही ये सब कड़ाई से अपने नियमों का पालन करवाया होता AIFF से, तो ये स्थिति नहीं आती। तो मुझे लगता है प्रशासकों की समिति पर बेवजह का दबाव डाला जा रहा है। उन पर तो कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, वो वाली, या ये कहिए कि ऐसी स्थिति बन गई है उनके लिए, क्योंकि उनको सरकारी नॉर्म्स का, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन भी करवाना है, और किसी भी तरह का जो है खिलाड़ियों का नुकसान ना हो उसको भी देखना है।
जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन तमाम भारतीय फुटबॉल प्रेमी यही चाहेंगे कि ये जो विवाद है फीफा बनाम AIFF वो समाप्त हो और इस देश में फुटबॉल की वापसी हो और संभव हो तो अंडर 17 वर्ल्ड कप भी भारतीय सरजमी पर तय समय के अनुसार हो। अब बात करते हैं एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप की। ड्यूरेंट कप फुटबॉल में ओडिशा FC ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को 6-0 से हरा दिया है। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में यह मैच खेला गया। ओडिशा के जेरी मावी मिथांगा ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। इससे पहले हुए आज के मैच में कोलकाता में ही बेंगलुरु FC ने जमशेदपुर FC को 2-1 से हराया। बेंगलुरु के लिए सुनील छेत्री और रॉय कृष्णा ने 1-1 गोल किया। खेल मंत्रालय अगले महीने सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से पहले रूस में ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 57 किलोग्राम वर्ग के रजत पदक विजेता रवि दहिया की यात्रा और प्रशिक्षण का खर्च उठाएगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत मंजूरी मिलने के बाद दहिया आज रात रूस के लिए रवाना होंगे। 24 वर्षीय दहिया के साथ उनके कोच अरुण कुमार, साथी साहिल और फिजियोथेरेपिस्ट मुनीश कुमार भी रहेंगे। इन चारों की यात्रा वीजा, बोर्डिंग और लॉजिंग लागत टॉप्स के तहत कवर की जाएगी। ये शिविर 29 दिनों तक चलेगा और उसके बाद रवि दहिया विश्व चैंपियनशिप के लिए सर्बिया के बेलग्रेड की यात्रा पर जाएंगे। बहुत संक्षेप में, इस तरह की जो सरकार की पहल है उससे ही वैश्विक खेल स्पर्धाओं में भारत के पदकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, बिल्कुल। रवि दहिया जो है एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है अगले ओलंपिक में मेडल की, और गोल्ड मेडल की आप उम्मीद रखिए, क्योंकि ये देश का इकलौता ऐसा पहलवान है जिसने एशियन चैंपियनशिप का खिताब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जीता है और ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और लगातार उनका जो कंसिस्टेंसी लेवल जो है अन्य पहलवानों की तुलना में कहीं अधिक है। तो ये सरकार की पहल बहुत ही स्वागत योग्य है। चीन में कोविड महामारी से जुड़ी चिंताओं के कारण स्थगित हुए पैरा एशियाई खेलों का आयोजन अगले साल हांगजू में 22 से 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। आयोजकों ने इस बात की जानकारी आज दी है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन इस साल 9 से 15 अक्टूबर तक होना था, लेकिन चीन में कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। टेनिस को अलविदा कहने के इरादे जाहिर करने के बाद सेरेना विलियम्स वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के पहले ही दौर में अमेरिका की एमा राडुकानु से हार गईं। एमा राडुकानु ने सेरेना को 6-4, 6-0 से हराया। 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना ने पिछले सप्ताह अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था कि उनके करियर का अंत निकट है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या 29 अगस्त से शुरू हो रहा अमेरिकी ओपन उनका अंतिम टूर्नामेंट होगा। पिछले सप्ताह वो टोरंटो में बेलिंडा बेंचिच से सीधे सेटों में हार गई थी। मनोज, एक दशक ऐसा था, लगभग 2 दशक अगर हम कह लें, तो वीनस विलियम्स और खासकर सेरेना विलियम्स यानी विलियम्स बहनों में सेरेना ने डोमिनेट किया था। और उस समय तो टेनिस पंडित ये भी कहते थे कि अगर पुरुष खिलाड़ियों के मुकाबले भी सेरेना के साथ करवा दिए जाएं तो शायद सेरेना जीत जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सेरेना विलियम्स में एक ऐसी खूबी है जो किसी खिलाड़ी में आपको आज के युग में भी शायद ही देखने को मिले, क्योंकि वो हर कोर्ट पर, हर सतह पर अपना नेचुरल गेम खेलती हैं, घास पर अलग और क्ले कोर्ट पर भी अपने आप को उन्होंने अपनी उपयोगिता दिखाई है। और इसका प्रमाण है क्ले कोर्ट पर उनके तमाम टूर्नामेंट्स का जीतना, और हार्ड कोर्ट पर तो वो खैर उनकी पसंदीदा सतह वो है ही। तो मुझे लगता है कि आज की जितनी भी खिलाड़ी हैं उनको सीखना चाहिए, बेशक वर्ल्ड नंबर 1 ही क्यों ना हो, क्योंकि सेरेना विलियम्स में जो खूबियां हैं वो आज की किसी भी खिलाड़ी में नहीं है। लेकिन सेरेना जो करियर के अब इस दौर में है, कहीं ना कहीं ये बात एक बार फिर साबित हो रही है कि उम्र के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, एक लिमिट तो होती है। आप एक पत्थर को उछालते हैं तो एक सीमा तक ही वो ऊपर जाता है, उसके बाद उसको नीचे आना ही है। यही स्थिति जो है कुल मिलाकर सेरेना विलियम्स के साथ है, और इस बात को सेरेना खुद भी जानती हैं। संकेत भी उन्होंने कुछ एक मौकों पर दिए हैं। मॉडलिंग से लेकर तमाम चीजों में अब वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब शायद एक विराम का समय आ गया है। इसके बाद अब वो युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करें, यही आदर्श स्थिति रहेगी। 1 लाइन में आंसर, क्या अपने होम क्राउड के बीच यूएस ओपन में विदाई चाहेंगे? हो सकता है, संभव है। चलिए देखना होगा कि सेरेना विलियम्स इस पर क्या निर्णय लेती हैं। क्या वो चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम में खेलेंगी या उससे पहले संन्यास की घोषणा करेंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। मनोज, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।